हेलो स्टूडेंट। जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो बस कंटेंशन का आएगा। इससे पहले हमने जो पढ़ा हुआ था वो बस के टाइप्स पढ़े हुए थे। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बस कंटेंशन। तो देखिए बस कंटेंशन क्या होता है। बस का काम जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बस में जो है डाटा इधर से उधर ट्रांसफर होता है या फिर एड्रेस जाता है या फिर कंट्रोल सिग्नल जाते हैं। तो एक ऐसी स्थिति जब एक ही बस में एक ही समय में दो डिवाइस एक साथ डेटा रखने की कोशिश करें तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर विवाद की स्थिति बनेगी, क्योंकि एक ही बस में दो डिवाइस एक ही समय में डेटा रखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति को जो है बस कंटेंशन या बस प्रतिविवाद कहा जाता है। ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है और थ्योरी वाइज आता भी है। तो फिर से आप समझिए, जब एक ही बस में एक ही समय में एक साथ दो डिवाइस डेटा रखने की कोशिश करेंगे तो वो जो कंडीशन बनेगी उसको कहा जाएगा बस कंटेंशन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डीएमए का है। डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए का फुल फॉर्म भी पहली बार तो एग्जाम में बहुत बार आता है। इसके बाद दूसरा ही कॉन्सेप्ट करता क्या है उसको हमें समझना है। तो देखिए कंप्यूटर में जो मेन कार्य होता है वो प्रोसेसर करता है और प्रोसेसर पे बहुत सारा लोड भी होता है। तो कोशिश ये करी जाती है कि प्रोसेसर पर जो लोड है उसको कम करा जाए। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रोसेसर की जरूरत ना के बराबर होती है। तो ऐसे कार्यों को प्रोसेसर की सहायता के बिना ही करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फिर डीएमए बोलते हैं। डीएमए के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने के लिए प्रोसेसर की मदद नहीं ली जाती और काम को बिना प्रोसेसर की सहायता के ही कर लिया जाता है। तो देखिए मैं आपको और डीएमए के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो है डीएमए के बारे में बताया गया है कि डीएमए का मुख्य उद्देश्य पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी के बीच होने वाले डेटा ट्रांसफर में प्रोसेसर के हस्तक्षेप को समाप्त करना है। इसका मतलब ये है कि जो डीएमए है वो प्रोसेसर के जो लोड को है वो कम करेगा और जो भी काम हो रहे हैं उन्हें कोशिश करेगा कि बिना प्रोसेसर की सहायता की कर लिए जाएं। मोस्टली ऐसा जब होता है जब किसी डिवाइस को मेमोरी या रैम के साथ कम्युनिकेशन करना होता है तो बार बार प्रोसेसर को डिस्टर्ब करता है। तो उसे रोकने के लिए फिर डीएमए कंट्रोलर नाम का एक कंट्रोलर मदरबोर्ड पर लगा होता है जो इस चीज को हैंडल कर लेता है। वो डायरेक्ट उनके बीच में कम्युनिकेशन करवा देता है बिना प्रोसेसर की मदद के। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, डीएमए के नाम से जाना जाता है। डीएमए जैसे ही सेम कॉन्सेप्ट जो है साइकिल स्टीलिंग आता है। तो साइकिल स्टीलिंग भी जब कोई शब्द आपको दिखे तो वो ऑलमोस्ट डीएमए की तरह ही कार्य करता है, या ये भी कह सकते हैं डीएमए और साइकिल स्टीलिंग एक जैसी ही होती हैं। तो ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर अगर डीएमए दिख जाए तो आपको हो सकता है आंसर में साइकिल स्टीलिंग मिल जाए, या साइकिल स्टीलिंग क्वेश्चन में हो तो आपको आंसर में डीएमए मिल जाए। तो ऑलमोस्ट दोनों एक जैसी चलते हैं, बिना प्रोसेसर की सहायता के किसी कार्य को करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेनली डाटा ट्रांसफर हुआ या किसी पेरिफेरल को प्रोसेसर के साथ रैम के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो बीच में फिर काम आता है डीएमए का कॉन्सेप्ट। तो जो डीएमए है वो भी जो है दो प्रकार से डेटा को ट्रांसफर करता है। एक होता है बर्स्ट मोड और एक होता है सिंगल साइकिल मोड। ये दोनों तरीके से ही डीएमए काम करता है। जो बर्स्ट मोड होता है उसमें ये होता है कि डीएमए तब तक किसी बस को नहीं छोड़ता जब तक पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर ना हो जाए। वहीं जबकि सिंगल साइकिल मोड जो होता है उसमें ये होता है कि वो हर बार एक पैकेट जो है डेटा वर्ड जो है पास करने के बाद बार बार सीपीयू से जो है एक्नॉलेजमेंट लेता है, उसके बाद जो है डेटा ट्रांसफर करवाता है। तो दोबारा से आप समझिए डीएमए का कॉन्सेप्ट कि जो मेन पेरिफेरल्स हैं उनके बीच में और जो रैम के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको बिना प्रोसेसर की अनुमति करा लेना, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जहां प्रोसेसर की कोई जरूरत नहीं होती। तो बिना प्रोसेसर की सहायता के जब उन कार्यों को किया जाता है तो उसको डीएमए के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसे साइकिल स्टीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और डीएमए के द्वारा डेटा ट्रांसफर दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है बर्स्ट मोड और एक होता है सिंगल साइकिल मोड। सिंगल साइकिल मोड में जो है डीएमए कंट्रोलर बस पर तब तक नियंत्रित रखता है जब तक पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर ना हो जाए, उससे पहले वो बस को खाली नहीं करेगा। जब पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद बस को दूसरी चीजों के लिए यूज करा जाएगा। और जबकि जो सिंगल साइकिल मोड होता है उसमें डीएमए कंट्रोलर जो है एक सिंगल वर्ड ट्रांसफर होने के बाद दोबारा जो है प्रोसेस से एक्नॉलेजमेंट देता है, उसके बाद दोबारा से बस पर कंट्रोल करेगा और फिर सिंगल वर्ड ट्रांसफर का दोबारा एक्नॉलेजमेंट लेगा। तो ये बार बार प्रोसेस पूछता है कि मैं उस काम को आगे करूं या ना करूं,
लेकिन यहाँ पर जो बर्स्ट मोड होता है उसमें पूरा का पूरा एक बार में डेटा ट्रांसफर कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके डीएमए के दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर के, बर्स्ट मोड और सिंगल साइकिल मोड। तो आपको यहाँ ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ केवल इतना समझना है कि डीएमए करता क्या है। तो डीएमए का बहुत ही बेसिक सा काम है, ये डेफिनेशन आपको बहुत ही इजी वे में समझा देता हूँ कि कंप्यूटर में कुछ कार्य, जैसे डेटा को एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में बिना प्रोसेसर की सहायता के कर लिया जाता है, या किसी पेरिफेरल को मेमोरी या रैम को एक्सेस करना है, तो ये काम बिना प्रोसेसर की मदद के कर लिए जाएंगे। इसे फिर कहा जाएगा डीएमए, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो आईआरक्यू का आएगा। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आईआरक्यू क्या होता है। आईआरक्यू को बुलाया जाता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरली जो प्रोसेसर जो है लगातार काम कर रहा होता है, अब बीच में अगर किसी डिवाइस को अपना काम करवाना है तो सबसे पहले वो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे भी अपना काम करवाना है। तो उस रिक्वेस्ट को जब प्रोसेसर एक्सेप्ट करता है उसके बाद उसके लिए वो काम करना चालू करता है। तो सिंपल से यहाँ देखिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि प्रोसेसर द्वारा किए जा रहे कार्य के बीच में किसी अन्य डिवाइस को जब प्रोसेसर से कार्य करवाना होता है तब वह आईआरक्यू के माध्यम से प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजता है। तो यहाँ आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा आईआरक्यू का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आईआरक्यू को बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब किसी डिवाइस को प्रोसेसर से काम करवाना होता है, बीच में प्रोसेसर अपना ऑलरेडी काम कर रहा है, तो जब बीच में उसको जो डिस्टर्ब करा जाएगा तो वो आईआरक्यू के माध्यम से करा जाएगा। आईआरक्यू के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, उस रिक्वेस्ट को जब प्रोसेसर एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर उस डिवाइस के लिए भी प्रोसेसर काम करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है आईआरक्यू का। तो इसका फुल फॉर्म और डेफिनेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आईआरक्यू मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और कोई डिवाइस तब भेजता है जब उसे अपना काम प्रोसेसर से करवाना होता है, प्रोसेसर को बीच में रोककर, प्रोसेसर की जो काम चल रहा है उसको रोककर अगर अपना काम बीच में करवाना है तो वो रिक्वेस्ट जो है आईआरक्यू के माध्यम से जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है वो आएगा सीपीयू शेड्यूलिंग का। प्रोसेसर शेड्यूलिंग या सीपीयू शेड्यूलिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है कि जो प्रोसेसर जो कार्य को कर रहा होता है, अगर वो बिना किसी रूल को फॉलो करके करेगा या अनियमित तरीके से करेगा तो उसे ज्यादा समय लगेगा। तो प्रोसेसर को जो भी काम दिए जाते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में दिए जाते हैं। ये काम ओएस का होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन कार्यों को बिल्कुल इस तरीके से देता है कि प्रोसेसर उन्हें जल्दी से जल्दी, मतलब कम से कम समय में बहुत तेजी से खत्म कर सके। इसलिए जो है सीपीयू शेड्यूलिंग या प्रोसेसर शेड्यूलिंग का यूज किया जाता है। कई बार इसे जॉब शेड्यूलिंग भी बोल देते हैं। तो ये जो मेन फीचर होता है ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है। कुल मिलाकर जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वो कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके लिए कई तरह की टेक्निक यूज करी जाती है। तो उनमें से मैं आपको यहाँ पे कुछ नाम बता रहा हूँ। जनरली इनके फुल फॉर्म ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से फिर भी एक बार फिर समझिए आप, जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कराई जाती है, और इसका जो मुख्य कार्य है केवल जो प्रोसेसर जो कार्यों को कर रहा है उसे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत जल्दी से करवा लेना, कम से कम समय में उन कार्यों को जल्दी जल्दी करवा लेना। इसके लिए ये जो है ये टेक्निक यूज करी जाती है। तो इसमें देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीके होते हैं कई सारे शेड्यूलिंग के, उसमें पहला जो है वो है एसजेएफ। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होगा, कई सारे कार्य अगर प्रोसेसर के पास है तो प्रोसेसर वो कार्य को पहले निपटाएगा जो सबसे छोटा हो। इसका नाम ही बताता है एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो जॉब सबसे छोटा है उसे अगर सबसे पहले कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसके बाद जो सेकंड है वो है एफसीएफएस। इसे बोला जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसे बोला जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका नाम ही बता रहा है, जो पहले आया है उसे पहले करा जाएगा और जो बाद में आया उसे बाद में करा जाएगा। जब ये कॉन्सेप्ट वहां पर चलेगा तो इसे बोला जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एसआरजेएफ। इसे बोला जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। ऐसे कार्य को पहले किया जाता है इसमें जिसको मतलब पूरा होने में सबसे कम समय लगेगा, तो फिर उसे कहा जाएगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। और नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है राउंड रॉबिन, आरआर बोलते हैं राउंड रॉबिन। तो जो कार्य चल रहे हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से पूरा करा जाएगा तो उसे फिर बोला जाएगा राउंड रॉबिन। इस तरीके से प्रोसेसर शेड्यूलिंग या जॉब शेड्यूलिंग जो है किसी कंप्यूटर में होती है। तो इसमें आपको बस फुल फॉर्म याद रखने हैं, तो इनके नाम से ही आपको पता पड़ेगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब होता है छोटे से काम को पहले करना। तो वही इसकी थ्योरी भी है कि छोटे से कार्य को सबसे पहले किया जाएगा, वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट।
उसके बाद होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो पहले आया है उसे पहले किया जाएगा, जो बाद में आया उसे बाद में किया जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके बाद नेक्स्ट था आपका SRJF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। मतलब जो जिस जॉब को काम करने में सबसे कम, पूरा करने में सबसे कम समय लगेगा, उसे फिर कहा जाएगा SRJF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। और नेक्स्ट है फिर आपका RR, राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन मतलब वृत्तीय तरीके से अगर एक के बाद एक कामों को पूरा करा जाए, सर्कुलर फॉर्म में पूरा करा जाए, तो वो फिर कहलाएगा आपका राउंड रॉबिन। इस तरीके से बेसिक CPU शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी प्रोसेसर चैप्टर के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है वो है डेडलॉक। डेडलॉक जो है एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी कार्य को पूरा होने के लिए जो है दो कार्य होंगे और दो प्रोसेस होंगे, और पहले कार्य को पूरा होने के लिए, पहली प्रोसेस को पूरा होने के लिए जो है दूसरे प्रोसेस के आउटपुट की आवश्यकता होगी, और दूसरी प्रोसेस को पूरा होने के लिए पहले के आउटपुट की आवश्यकता होगी। तब ये जो कंडीशन फंसेगी इसको बोला जाएगा डेडलॉक। इसकी फिर से आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है इस इमेज में, यहाँ देखिए आपको A को पूरा होने के लिए B के आउटपुट की जरूरत है, और B को पूरा होने के लिए A के आउटपुट की जरूरत है। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में A का आउटपुट तब तक नहीं निकलेगा जब तक B का रिजल्ट ना मिले, और B का आउटपुट तब तक नहीं मिलेगा जब तक A का रिजल्ट ना मिले। तो ऐसी कंडीशन बनेगी जहाँ दोनों ही चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। इसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊं कि आप एक दुकान पर जाके खड़े हुए हैं और आपने दुकानदार से बोला कि मुझे ये सामान चाहिए, और दुकानदार आपसे बोलता है कि आप मुझे पैसे दीजिए तो मैं आपको सामान दूंगा, और आप कहते हैं कि आप सामान मुझे दीजिए तो मैं आपको पैसे दूंगा। कुल मिला के दोनों ही कार्य कभी पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि ना तो आप पैसे देंगे ना दुकानदार आपको सामान देगा। तो ऐसी कंडीशन जब फंसती है तो इसको कहा जाता है डेडलॉक। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, एक ऐसी अवस्था जहां एक कार्य को पूरा होने के लिए दूसरे के आउटपुट की और दूसरे कार्य को पूरा होने के लिए पहले के आउटपुट की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को डेडलॉक कहा जाता है।